इससे आगे मैं ये मान लेता हूँ, मैंने आपको ये बताया कि ये तो मीडियम नंबर 1 था, ये मीडियम नंबर 2 था, और यहाँ से मैंने मान लिया कि अगर इस मीडियम के अंदर हमने मान लिया कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास n1 है, और इस मीडियम का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास n2 के बराबर है। तो यहाँ से देखियो भाई, इस मीडियम में जो पहला मीडियम हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट आएगी v1 इज इक्वल टू सी अपॉन n1, और जो दूसरा मीडियम है उसमें हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी वो किसके बराबर आ गई, सी अपॉन n2 के बराबर मान ली। मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 n2 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया, और कौन से मीडियम का मान लिया हमने, सेकंड मीडियम का मान लिया। देन वी कैन से दैट देन v1 इज इक्वल टू सी अपॉन n1 एंड v2 इज इक्वल टू सी अपॉन n2। बच्चों यहाँ से आप डिवाइड कर लो, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू सी अपॉन n1 अपॉन सी अपॉन n2। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, और मैं कह सकता हूँ कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 के बराबर आएगा। वेव में भी मैं ये चीज़ पढ़ाऊँगा आपको। और यहाँ से मैंने कह दिया कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, क्या आपने कल पढ़ा था, 1n2, एंड 1n2 इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हमने क्या नाम दे दिया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दे दिया था। तो मैं यहाँ से आपके पास एक बात और भी कह सकता हूँ, v1 अपॉन v2 है वो किसके बराबर है, n2 अपॉन n1 के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर होगा। इसके ऊपर देखो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर आ गया। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्या क्वेश्चन बताया मैंने, ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को। हमने मान लिया लेट ए लाइट रे ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट in medium 1 of refractive index 1.5 is refracted in a medium of refractive index 2, find the new wavelength of light। उस लाइट की न्यू वेवलेंथ है वो फाइंड आउट करना है। देखना एक बार, ये पहला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बताया, ये दूसरा मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बता दिया बच्चों, 2 बता दिया। तब ये कहता है कि हमें वेवलेंथ लैम्डा 1 दे रखी थी 6000, तो क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा 2। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, लैम्डा 1 तो 6000 एंगस्ट्रॉम है, और n1 है बच्चों 1.5 के बराबर है, और n2 है वो किसके बराबर आपके पास 2 के बराबर है। n1 इज इक्वल टू 1.5, n2 इज इक्वल टू 2। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, तो फॉर्मूला लगा दो आप, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1.5। लैम्डा 2 कैलकुलेट करना है, और जब लैम्डा 2 आपको कैलकुलेट करना है तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा 2
अपॉन 6000 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2, और लैम्बडा 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 1.5 इंटू 6000 अपॉन 2। 2 से तो बच्चों 3000 आ गई, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, और लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गई। कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट आएगी, जैसे लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी, तब हमने कह दिया कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो 4500 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गई। अगर आपको यूँ कह देता है कि भाई पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दे रखी होती, कुछ भी दे रखी हो, जैसे मान लो पहले मीडियम में ये बता दें कि स्पीड ऑफ लाइट है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते थे। v1 दे रखा है, v2 कैलकुलेट करना है, n2 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपके पास, n1 दे रखा है। बोलो कैलकुलेट कर सकते थे या नहीं? एक बार यहाँ तक लिखो। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई हमारे पास कोई भी वाटर टैंक है, और वाटर टैंक है, या तुमने देखा होगा कि हमारे पास वाटर टैंक मान लेते हैं, या स्विमिंग पूल है, और उसमें क्या है कि नीचे नीचे कोई बल्ब लगा रखा है। ये हमने कह दिया कि ये स्विमिंग पूल है, ये वाटर का फिल कर रखा है। इसमें यहाँ पे क्या किया कि एक ये वाला लाइट बल्ब लगा दिया, और लाइट बल्ब जो लगाया है वो ये कहता है कि भाई हमारे पास कैसे कलर का है, आपके पास येलो कलर का है, येलो कलर का है। अब ये कहता है कि एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, यहाँ ऑब्जर्वर है, बाहर है। तब ये कहता है कि किस कलर की लाइट है वो ऑब्जर्व करेगा। अगर वाटर है उसकी वेवलेंथ है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 के बराबर है। देखिए ये तो मैंने कह दिया कि n1, और ये हमने कह दिया कि एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 1 हो गया, और n1 कितना दे रखा है 4/3। यहाँ पे हमने कह दिया कि येलो कलर का बल्ब था तो वेवलेंथ λ1/2 इज इक्वल टू n2/n1 के बराबर होगी। और यहाँ से देखो आप λ2/λ1 इज इक्वल टू कितनी आएगी बच्चों, n1/n2 के बराबर आएगी। और मैं कह सकता हूँ कि λ2/λ1 इज इक्वल टू n1 कितना आपके पास 4/3 अपॉन λ1 तो n2 है वो 1 के बराबर है। देयरफॉर λ2 इज इक्वल टू 4/3 ऑफ λ1 के बराबर आएगा। हमने ये कह दिया कि वेवलेंथ है वो हमारे पास चेंज हो गई, वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी कि भाई जब हमारे पास वाइट लाइट है तो विबग्योर के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले तो ये येलो कलर की थी, और येलो कलर की थी तो अब वेवलेंथ इंक्रीज हुई है तो ये कैसी दिखाई देनी चाहिए, ऑरेंज कलर की दिखाई देनी चाहिए। बट हम कहेंगे कि जब हमारे पास वेवलेंथ है वो चेंज होती है, बट कलर है वो अब भी कैसा ऑब्जर्व होगा, येलो कलर होगा। कलर है इट इज द प्रॉपर्टी, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ। अब भी हमें कैसे कलर की दिखाई देगी, ये येलो कलर की ही दिखाई देगी, बिकॉज हमने बताया कि कलर है वो प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है, ना कि ये वेवलेंथ की प्रॉपर्टी होगी। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ। क्या आपको समझ आया? एक नोट डाल लो इसके अंदर, नोट डाल लो, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, it is not the property of wavelength, it is not the property of
वेवलेंथ। मैंने आपको बताया कि जो वेवलेंथ है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे, तब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास कलर है वो भी हमारे पास चेंज नहीं होगा। कलर ऑफ बॉडी विल नॉट चेंजेस। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो। रियल डेप्थ, रियल डेप्थ एंड apparent depth of a tank, real depth and apparent depth of a tank। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम क्या करें कि एक बुकेट के अंदर, एक बाल्टी के अंदर हमने क्या ले लिया कि वाटर लिया, और जैसे बुकेट में हमने वाटर लिया है तो वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो हमें एक्चुअल डेप्थ दिखाई देती है। लेकिन जैसे हमने क्या किया कि भाई अगर हम साइड व्यू देख रहे हैं, व्यू देखा तो हमने देखा कि कॉइन है, यहाँ पे कोई कॉइन डाल रखा था तो कॉइन यहीं के यहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे को कॉइन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे दिखाई देगा। ये तो एक्चुअल डेप्थ थी कॉइन की, और ये हमारे को क्या हुई कि ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की। दिस इज नोन एज द अपारेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ में हमारे पास रिलेशन आता है कि भाई क्या होगी हमारे पास रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ। यहाँ पे मैंने मान लिया कि मैंने मानना है कि मेरे पास ये कोई भी एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक है, इसके अंदर हमने कह दिया कि वाटर है वो हमने फिल कर रखा है, और कहाँ तक फिल कर रखा है, अप टू डेप्थ एक्स, एक्स डेप्थ तक हमने वाटर को फिल कर रखा है। मैंने यहाँ मान लिया कि मेरे पास कोई भी कॉइन है, बॉटम में हमने क्या किया कि भाई एक कॉइन है वो रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया n2 है, बाहर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 के बराबर है। यहाँ से बच्चों लाइट रेज आएगी, रिफ्रैक्ट होगी, और जब नॉर्मल जाएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी। इस साइड में भी लाइट रेज आएगी, ये लाइट रेज चली गई। यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे तब हम कहेंगे कि हमें कॉइन है वो इस पॉइंट पे दिखाई देगा, और ये मैंने मान ली कि कितने पॉइंट पे दिखाई दे रहा है, एक्स डिस्टेंस नीचे दिखाई दे रहा है। अब देखो ये एंगल आई है तो बच्चों ये एंगल भी हमारे पास आई होगा, और जब मैंने बताया कि हमारे पास ये एंगल आर है तो ये एंगल भी किसके बराबर होगा, आपके पास आर के बराबर होगा। अब देखो मैंने कह दिया कि ये पॉइंट कोई मान लिया कॉइन रखा था ओ पॉइंट पे, ये मैंने मान लिया O1 पॉइंट, ये इस पॉइंट पे ए, और ये पॉइंट बी। लाइट रे है दूसरे मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, पहले मीडियम में, तो मैंने लगा दिया बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ 2n1 इज इक्वल टू साइन ऑफ दूसरे मीडियम में एंगल आई, पहले मीडियम में एंगल आर, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होगा। 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो आप आ जाओ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए बी ट्राइंगल में, ए ओ बी ट्राइंगल में आओगे तो साइन आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ओ बी के बराबर होगा। साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी के बराबर होगा। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि इन ट्राइंगल O1 ए बी
साइन आर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो ए बी होगा, ए बी अपॉन O1B के बराबर होगा। साइन आई साइन आर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो ये आएगा 2n1 इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू ए बी अपॉन ओ बी अपॉन ए बी अपॉन O1B। बच्चों ए बी से तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, और 2n1 इज इक्वल टू O1B अपॉन OB के बराबर आ गया। 2n1 है वो O1B अपॉन OB के बराबर आ गया, और मैंने मान लिया कि जो साइज है वो हमारे पास बहुत स्मॉल है, देयरफॉर पॉइंट B लाइज क्लोज टू पॉइंट ए पॉइंट के नज़दीक लाई करेगा, और जैसे कि ए पॉइंट के नज़दीक लाई करेगा देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि O1B इज नियरली इक्वल टू O1A, और OB है वो नियरली इक्वल टू किसके बराबर हो गया बच्चों, OA के बराबर हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 2n1 इज इक्वल टू O1A अपॉन OA के बराबर आ गया, और 2n1 को क्या लिखा था आपने, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू O1A देखो y, OA देखो x, और जब ये रेयर मीडियम है तो रेयर मीडियम के लिए n1 1 ले लिया, और n2 है वो किसके बराबर ले लिया, n के बराबर। 1 अपॉन n इज इक्वल टू y अपॉन x, और मैं कह सकता हूँ y इज इक्वल टू x अपॉन n के बराबर आ गया। y मैंने बताया कि अपारेंट डेप्थ बताई, और x क्या बताया, रियल डेप्थ बताई, तो मैं कह सकता हूँ कि अपारेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपारेंट डेप्थ।